अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। पाकिस्तान में दौरों का दौरा है और आपको मालूम होगा कि इब्राहिम रईसी जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं वो अपनी वाइफ समेत आज लाहौर पहुंचे, जहां उनको मरीम नवाज़ ने वेलकम किया और उन्होंने उनकी जो वाइफ है उन्होंने होम अफेयर्स डिपार्टमेंट में विज़िट किया और उन्होंने ये कहा कि ख़वातीन का काम सकाफ़त को इंश्योर करना है कि वो सेफ़ रहे। साथ साथ हमने देखा कि फिर वो कराची पहुंचे और उसके बाद वहाँ उनका इस्तकबाल किया सीएम ने और गवर्नर ने, और उसके बाद उन्होंने फातिहा पढ़ी जिन्ना उस मौज़ूलियम पे, और उसके बाद वो वापस आए और अब शाइया एज वी स्पीक हो रहा है जिसमें वो बाकी लोगों से भी मिलेंगे। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है। ईरान गैस पाइपलाइन इज़ अंडर वे। इस पर ऑलरेडी यूएस अपने अपने एतराज़ात का बता चुका है, लेकिन आज जब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के स्पोक्स पर्सन से पूछा गया तो उन्होंने कहा हम भी लीडिंग इन्वेस्टर रहे हैं पाकिस्तान में एंड वी कंटिन्यू टू सी कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन जो इनके साथ मुआहदे कर रहे हैं ईरान के साथ उनको सैंक्शंस के लिए खबरदार रहना चाहिए। सो इज़ दैट अंडरलाइंग थ्रेट और नॉट? लेट्स फाइंड दैट आउट लेटर इन द प्रोग्राम। लेकिन साथ साथ उन्होंने देखा कि स्टॉक मार्केट कल बहुत ही बुलंदी पे बंद हुई थी 51,433 पॉइंट्स पर। आज भी हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं और उसके बाद सऊदी अरेबिया जा रहे हैं 28 तारीख को मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जिसके बाद वो जो सऊदी प्रिंस हैं फिर वो आएंगे पाकिस्तान। उसके बाद $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी प्रॉमिस्ड है वहाँ से। उसके बाद चीन गए हुए हैं नवाज शरीफ साहब और वहाँ पे उन्होंने उनकी मुलाकातें हैं। आईटी सेक्टर के हवाले से बात हो रही है। एक आईटी सिटी का आइडिया था मरीम नवाज साहिबा का, उस पर भी बातचीत होगी। कोई 18 ऐसे लोग लीडर्स हैं, कंपनीज हैं जो कि इसमें हिस्सा लेना चाहती हैं। सो ऑल इन ऑल इट्स लुकिंग गुड फॉर पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी धांधली का रोना रो रही है और कह रही है उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। उसके बाद ना सिर्फ ये कि इलेक्शंस में बल्कि बाई इलेक्शंस में भी, और वो इस धांधली का जाहिर है कि चाहते हैं कि ये इसका कोई हल निकले और उसके बाद ही कोई बात होगी। अभी तक वो मुज़ाहमत की सियासत कर रहे हैं और जुमे को उन्होंने मुल्क गिर हड़ताल का भी ऐलान कर दिया है। इससे वो क्या अचीव करेंगे ये देखना बाकी है। लेकिन इंपॉर्टेंटली आज हमने देखा कि 6 जजेस साहिबान जिनका ख़त ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, जिसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बैठना था, फिर 7 मेंबर बेंच बैठा चीफ जस्टिस इब्राहिम में। आज उन्होंने ये कहा है कि वो इदारा जाती रिस्पॉन्स देंगे अगर ऐसी कोई थ्रेट भी उनको मौसूल हुई। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये की कि अब्दुल हसनात ज़ुल्करनैन जिन्होंने जो जज रहे साइफर केस में, और उन्होंने जो जजमेंट दी है वो बहुत फ्लॉड है, और उसके बाद ये कि वो लाहौर वापस उनको भेज दिया जाना चाहिए। तो अगर फैसले भी इस तरह ओवरटर्न होंगे तो क्या ये मामला वाकई प्रो पीटीआई लग रहे हैं या वाकई फ्लॉड लग रहे हैं? हम बात कर रहे थे जो दौरे हो रहे हैं, जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब 28 तारीख को जाएंगे सऊदी अरेबिया, फिर सऊदी किंग आएंगे। हमने ऑलरेडी एक डेलीगेशन बहुत हाई लेवल देखा जो कि सऊदी ऑलरेडी विजिट करके जा चुका है यहाँ से। उसके अलावा हमने इरानियन प्रेसिडेंट के हवाले से हमने 8 MOUs भी पर भी दस्तखत किए हैं। हमने देखा स्टॉक मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट कर रही है, इन्वेस्टर्स खुश नज़र आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की कोई लग रहा है बात बन गई है। साथ साथ ईरान गैस पाइपलाइन है, लेकिन कुछ ख़तरात भी हैं जिसकी तरफ इशारा किया आज यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के स्पोक्स पर्सन ने जब उनसे ये पूछा गया। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कमरुल इस्लाम साहब, MNA हैं PMLN से। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने ज्वाइन किया। आज जब ये सवाल उठाया गया इरानियन प्रेसिडेंट की जो विज़िट है पाकिस्तान में और ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से खदशात का पहले भी हवाला दे चुके हैं यूएस कंग्रेशनल मीटिंग में, और डोनाल्ड लू साहब ने जब मुलाकात की मोहम्मद औरंगज़ेब साहब से उस पर भी बात हुई साइड लाइन पे। तो अब आपको वो कहते हैं कि हम इन्वेस्टर तो हैं, लीडिंग इन्वेस्टर तो अमेरिका भी है, लेकिन अब ट्रेड विद कॉशन जो मुआहदे करेंगे ईरान से, क्योंकि फिर हम सैंक्शंस की बात कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है इसमें हम एब्सोल्युटली नॉट सुनेंगे पाकिस्तान से? मेरा ख्याल है कि अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और पाकिस्तान ने जब मुआहदा किया था तो ये सारे अवामिल उस वक्त भी सामने थे, और अब जो रीजनल तब्दीलियां आ रही हैं जियोपॉलिटिकल, खसूसन इस रीजन में साउथ एशिया में, तो नई मामलात हो रहे हैं। सी पैक वापस अपनी उस पे आ रहा है ट्रैक पे, जो बैक बर्नर पे रख दिया गया था साबका हुकूमत के दौर में। तो उसमें अभी तक तो कोई ऐसी नौबत नहीं आई मेरा ख्याल है कि
क्लियर कट जो ब्लैक एंड वाइट यस या नो वाली। लेकिन ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि आप देखें कि अगर आप 1-2 माह पहले के हालात देखें कि जब ईरान के साथ एक टेंशन हाइट पे थी और कुछ ऐसे मामलात क्रॉस बॉर्डर हुए थे जिसकी बिना पर शायद आज का दौरा जो है वो उस वक्त तो एक ख्वाब लगता था, लेकिन आज जिस किस्म के जज्बात का इजहार हुआ बोथ साइड्स दोनों अतराफ से, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है हर लिहाज से। चले एक मामले में तो हम यकसू थे जहां तक गजा का और पैलेस्टाइन का मसला था, पाकिस्तान और ईरान, लेकिन और बहुत से हमारे इश्यूज थे हमारे ईस्टर्न नेबर के हवाले से भी, ईरान के साथ हमारे कुछ तहफुजात भी थे, दीगर भी थे, तो उसमें बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। तो मेरा ख्याल है कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम पहले तो एक अच्छी जो है वो गुमान रखें और अच्छी उम्मीद रखें, और पाकिस्तान की खुसूसन जो भी आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं, जिसके 3 बड़े इंडिकेटर्स, एक स्टेबिलिटी ऑफ जो करेंसी रेट है और दूसरा बड़ा इंडिकेटर जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज है जो एवर हाई जो था अपना, उस पे इस वक्त रोर कर रही है। तो ये मेरा ख्याल है कि मुस्बत है, इसको अभी तक इतना एब्सोल्यूट की टर्म तक अभी नहीं जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके गवर्नर साहब, लेकिन ये चीन वाला जो दौरा है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब और जुनैद सफदर साहब के साथ गए हैं, कल तक इतला थी शायद इसाक डार साहब होंगे, लेकिन वी स्टैंड करेक्टेड कि आज वो जुनैद सफदर साहब उनके साथ है और उन्हें कोई मेडिकल चेकअप भी कराना है, लेकिन कम्युनिस्ट चाइनीज़ पार्टी से भी मुलाकातें उनकी मुतवक्के हैं, हाई लेवल डेलीगेशन से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं, लेकिन अगेन इरानियन प्रेसिडेंट आए वहाँ पर, मरियम नवाज उनको कहा कि सॉरी वो गए हैं चीन पे विजिट पे, तो आपको नहीं लगता इसका कोई तासुर गलत क्या होगा या ये विजिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी? और क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने नेक्स्ट मंथ जाना ही है चीन, तो क्या नवाज शरीफ साहब को पहले जाना चाहिए था? देखें, कुछ चीजों को हम गैर जरूरी तौर पर मुतनाज़ा बनाते हैं या मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो यह है कि ये एक निजी दौरा था और एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात का कि जो उस वक्त मरकज में भी और सबसे बड़े सूबे में बरसे इक़्तिदार है, उस जमात के सरबराह का दौरा है एक दूसरे दोस्त बरादराना मुल्क का के, और ये दौरा महज एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड का नहीं है। अगर आप देखें, प्रोफाइल देखें पिछला पाक चाइना ताल्लुकात का ओवर दी डेकेड्स, तो उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का किरदार बड़ा अहम है। सी पैक की जब बुनियाद रखी गई, उसको ब्लैक एंड वाइट में लाया गया और ढाला गया मुख्तलिफ मुआहिदों में, MOUs से 2013 के जून जुलाई में। मैं भी उसी वफ्त का हिस्सा था, मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 2013 में गए थे, वो एक ऑफिशियल विजिट था। तो एक तो यह है कि वो एक उनका चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से भी जो उनकी बरसरे इक़्तिदार क्या बल्कि सबसे बड़ी जो सियासी वहां पर एक ही जमात है, तो उनसे भी मुज़ाकरात होंगे। तो ये 2 ममालिक को जरूरी नहीं होता कि मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ही दौरे करें या जरूरी नहीं होता कि वज़राए आज़म भी दौरे करें। ये एक हाइट होती है डिप्लोमेसी की बिटवीन द कंट्रीज के, जब पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान की एक दूसरे ममालिक में वो वक़्त हो कि जिसकी बिना पर वो दौरे कर सके और आपस में ताल्लुकात को करीब लाने में एक किरदार अदा कर सके। अब जो दूसरा हिस्सा है आपके सवाल का कि एक ऐसे टाइम में मियां नवाज शरीफ साहब का जाना, तो ये मेरा ख्याल है बिल्कुल ही कोई इसकी कोई ज्यादा अहमियत इस वजह से नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वाज देयर टू रिसीव द ईरानियन प्रेसिडेंट, और फिर जो जब उन्होंने सूबाई दौरे भी किए, वो आज कराची में हैं, वो कल लाहौर में थे, तो लाहौर में भी गवर्नर पंजाब ने उन्हें वेलकम किया, फिर अपना चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी किया। तो मेरा ख्याल है उन्हें नहीं ये कमी महसूस हुई होगी। वो एक हेड ऑफ द स्टेट का दौरा था और हेड ऑफ द गवर्नमेंट ने भी उन्हें वेलकम किया और पाकिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट ने भी उन्हें होस्ट किया। तो इसमें साहब का चाइना का दौरा जो एक निजी दौरा है, और उसमें अगर वो उनके साथ कोई अपना कराबतदार या कोई अजीज रिश्तेदार बेटे नवासा कोई गया भी है, तो उसकी कोई उस लिहाज से कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, और ये कोई डिलिबरेट उनका जाना की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी शायद वो होते भी तो जरूरी नहीं कि उनकी ईरानियन प्रेसिडेंट से मुलाकात होती भी। तो बहरहाल इन 2 चीजों को आपस में जोड़ना इस वक्त गैर जरूरी
ہوگا اور شاید پاک ایران تعلقات کے ضمن میں خواہ مخواہ کا جسے کہتے ہیں کہ کوئی چیزیں نکالنے کا، کوئی باریکیاں نکالنے کی ایک کاوش یا کوشش کے علاوہ اسے اور کچھ نہیں سمجھا جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا اب یہ قمر صاحب یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس ملک میں ظاہر ہے جب انویسٹمنٹ تبھی آئے گی جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی اپوزیشن تھوڑی سی سٹیبلٹی لانے دے. وہ اب سڑکوں پر آ رہے ہیں، جمعے سے ملک گیر ہڑتال انہوں نے کال کر دی ہے. ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ان کے دھرنے ماشاءاللہ بہت بہت دن چلتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس وقت ان کی سپورٹ اور تھی، آج حالات اور ہیں. ہمارے وزیر داخلہ بھی پنجاب میں پہلے بھی ان کو سپیس نہیں ملی کچھ، جس وجہ سے وہ شکایات بھی کرتے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ احتجاج جو کریں گے، جو ریلیز نکالیں گے، اس سے کوئی انویسٹمنٹ پہ فرق پڑے گا یا کوئی اور ہمیں کسی اور نظر سے دیکھے گا؟ آپ کو لگتا ہے اس سے کوئی نقصان ہوگا حکومت کا؟ یہ نقصان کی کوشش تو ضرور ہے اور ڈیلیبریٹ کوشش ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں کہ 2014 میں جب چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا اور اس وقت $45 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہورائزن پہ نظر آ رہی تھی، تو تب بھی اس قسم کا واقعات کیا ہوئے تھے، بلکہ ایک بڑی سنگین قسم کی جو ہے وہ ہوئی تھی. اس دورے کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش، کیپٹل کا جو ہے وہ گھیراؤ کر لیا گیا تھا، دھرنا دے دیا گیا تھا، اور جس کی بنا پر وہ دورہ جو ہے وہ ملتوی ہوا تھا اور بعد میں سبسیکوئنٹلی بہت بعد میں ہوا تھا. تو یہ تاریخ کوئی اپوزیشن کی نئی نہیں ہے. یہ ابھی بھی 2018 کے اگر اور 2024 کے الیکشن کا آپ تقابل کریں، اور عوام دیکھ رہے ہیں، اور عوام نے نہ صرف دیکھا بلکہ عوام نے اس کا نتیجہ بھی دیا. یہ ابھی 2 دن ہوئے ہیں ضمنی الیکشنز پایا تکمیل تک پہنچے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا نتیجہ آیا ہے، کیونکہ لوگ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. اور جب لوگوں کو اب امید کی ایک کرن نظر آ رہی ہے معاشی استحکام کی صورت میں اور معاشی استحکام کے انڈیکیٹرز کی صورت میں، تو یہ لوگوں نے اسی بنیاد پر یہ ووٹ کی طاقت سے اس پالیسی سے اختلاف کیا. اور جہاں تک یہ اس کا اپوزیشن کے ان دھرنوں کا بھی آپ نے ایک وزیر داخلہ کا بھی ذکر کیا، تو وزیر داخلہ کا تو پنجاب میں کوئی ایسی وہ نہیں تھا، تحفظات نہیں تھے. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وزیر داخلہ جو آج کے ہمارے وزیر داخلہ ہیں یہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ تو ضرور تھے. یہ ایک بات میری شاید مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی یا کوئی ٹیلی فون لائن کا تھا. نہیں، وہ پنجاب میں نے کہا اس وقت بھی ان کو سپیس نہیں ملی نا. ہاں مطلب انہوں نے آڑے ہاتھ دیا تو تھا جس کی شکایت وہ کرتے ہیں. تو وہ تو ایز چیف منسٹر انہوں نے جو اس وقت ان کی ذمہ داریاں تھیں انہوں نے بطریق احسن نبھائی ہوں گی، لیکن آج وہ چونکہ حکومت کا حصہ ہیں تو اب تو انہوں نے ایز پارٹ آف دا گورنمنٹ اور ایز پارٹ آف دی جو وزیر داخلہ کا کردار ہوتا ہے، یہ ایک ریاست کے حوالے سے بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے. خصوصاً ہماری جو اندرونی اس وقت خلفشار بھی ہے، جنگ بھی ہے، میں دہشت گردی کے ضمن میں کہہ رہا ہوں، سیاسی پولیٹیکل اپہیول کا میں ذکر نہیں اس وقت کر رہا، لیکن جو پولیٹیکل انہوں نے کوئی انٹینشنز کا شو کی ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ڈیلیبریٹ ہے. اور میں بھی کمپیریزن کرنے لگا تھا، میری بات دوسری طرف چلی گئی کہ 2018 میں تقریباً یہی حالات تھے، ہمارے یہی تحفظات تھے 2018 کے الیکشن کے بارے میں. لیکن آپ اگر ریکال کریں اس وقت کے لیڈر آف اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب کی اسمبلی میں تقریر کو، کہ انہوں نے باوجود یہ سارے ذکر کر کے کہ الیکشن میں کیا ہوا اور الیکشن سے پہلے کیا ہوا، کس طریقے سے ایک حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کی گئی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اس کے باوجود آپ کو آفر کرتے ہیں فل کوآپریشن کی مسٹر پرائم منسٹر، اور ہم آپ کو میثاق معیشت کی جو ہے وہ آپ کو پیشکش کرتے ہیں. ایک وہ تقریر تھی، اور ایک آج کی اسمبلی کا ماحول ہے کہ جس میں تو تکار ہے، جس میں گالی گلوچ ہے، نہیں چلنے دیں گے، نہیں، یعنی بالفاظ دیگر یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم اس ملک کو نہیں چلنے دیں گے، ہم اس ملک کو آگے نہیں جانے دیں گے. اور یہ بہت نرم ترین الفاظ میں جو ہے اس کی مذمتی کی جا سکتی ہے، قابل اعتراضی کہا جا سکتا ہے. مجھے امید ہے، ہمیں بلکہ پوری امید ہے کہ ریشنل پریویل کرے گا، اور الٹیمیٹلی عوام کی طاقت سے اور جو رائے عامہ کی طاقت ہے اس وقت، میڈیا کی طاقت ہے، وہ ایٹ لیسٹ اپوزیشن کو اس بات پہ مجبور کریں گے کہ وہ ایک پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے، پاکستان جو اس وقت دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، روایتی طور پر ایسٹرن بارڈر ہوتا تھا، اب ہمارا ویسٹرن
बॉर्डर भी हमारे लिए गैर महफूज है। तो इन हालात में मेरा ख्याल है सबसे पहले पाकिस्तान का सोचना चाहिए। हम ये सियासी लड़ाइयाँ तो पहले भी लड़ते आए हैं, 2024 के इलेक्शन हुए, 2029 में फिर होंगे, तो ये बदले चुकाए जा सकते हैं। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि अपोजिशन, और मुझे यकीन भी है कि कुछ अरसे बाद या कुछ हफ्तों बाद भी इंशाल्लाह उनके रवैयों में तब्दीली आएगी और अवाम लाएंगे। इस ज़िमनी इलेक्शंस में वोट दे के लोगों ने सर इसका इजहार किया, तो राय अमल आएगी मेरा ख्याल है। सर वो रवैयों में तब्दीली दिखाई देती है कि राना सनाउल्लाह साहब जो उनको कभी फितना कहा करते थे, वो कहते हैं कि बात बैठ के बात करनी चाहिए। उसके बाद जावेद लतीफ़ साहब हैं, वो भी इस बात को अग्री करते हैं। फिर बहुत सारे और आपके जो नून लीग के रहनुमा हैं वो कहते हैं अब बात होनी चाहिए और बैठ के अब कोई मतलब मसले का हल निकालना चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। और ये जरदारी साहब की भी जो स्पीच थी उसमें उन्होंने कहा था हमें हीट कम करनी है और साथ बैठना है और साथ मिलकर चलना है। अब इस साथ मिलकर चलने में कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पिछले दिन भी नजर आए थे। अब आज हमने देखा है कि ईसीएल से कुछ नाम निकले हैं, तमाम अब वो कैबिनेट के ईसीएल से नाम क्लियर निकल हो गए हैं। शीरी मजारी साहब जी जी जी, मैं कह रही हूँ तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, ये हुकूमत की तरफ से गुडविल जेस्चर है। लेकिन क्योंकि अगर आप ईसीएल से उनके नाम खारिज कर देते हैं तो उनको स्टॉप लिस्ट पे डाला जा सकता है। और दूसरा उनके केसेस तो खत्म नहीं हो रहे, तो फिर उनका ईसीएल से अगर नाम निकाल देंगे, कुछ लोगों के तो भी केसेस चल रहे हैं ना, तो केसेस खत्म नहीं होंगे तो ईसीएल से निकालने का फायदा क्या होगा? मेरा ख्याल है कि जिन लोगों के केसेस जो हैं वो काबिल जिक्र हैं या इस स्टेज पे हैं या इस मैग्नीट्यूड के, उनके तो नाम नहीं निकालेंगे। लेकिन जो कैबिनेट मेंबर्स थे या जिनके साथ कुछ ऐसे केसेस थे जिनमें अक्सर बेल्स हो गई हैं, तो उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द कैबिनेट मेंबर्स के, इसको गुडविल जेस्चर भी कहा जा सकता है। और जहां तक आपने राणा साहब के बयान का हवाला दिया, तो ये मुस्बत है ना कि देखें एक टाइम पे हीट ज्यादा थी, तो अगर हुकूमत का वैसे भी ये फर्ज होता है और हुकूमत हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहरा करती है। हमारी जमात में तो अपोजिशन में भी मैंने आपको मिसाल दी कि 2018 की, कि उस वक्त भी यही इसी रवैये का, इसी जज्बे का मुजाहरा किया था। तो अभी अगर हुकूमत पे होते हुए हम ये कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इस पे की तो हौसला अफजाई की जानी चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको पॉइंट आउट करें कि किसी खास वजूह की बिना पे कर रहे हैं। हुकूमत का ये फर्ज भी होता है, और हुकूमत ने ये जेस्चर बार बार, प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच में भी यही कहा था कि हम अपोजिशन के लिए, प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं, इवन हुकूमत बनाने की ऑफर कर दी थी कि आप पहले हुकूमत बनाने की कोशिश करें। तो मेरा ख्याल है कि ये डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। अच्छा ठीक है सर, एक और डेवलपमेंट पे आपसे बात करनी थी, क्योंकि वो 6 जजेस वाला जो मामला है, 6 जजेस की जगह 7 जजेस ने एक मीटिंग होल्ड की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने इस बात का तयन किया है कि अब कोई भी खतरा या कोई भी धमकी अगर आएगी या कोई भी थ्रेट आएगा तो दे विल इसको वो इदारा जाती तौर पर इस पर रिस्पॉन्स देंगे, चाहे वो किसी को बुला के कंटेम्प्ट में होल्ड करना हो या कुछ और करना हो। लेकिन उन्होंने एक और बात जो की है वो साइफर केस की है। अबुल हसनात जुल्करनैन इनके जज थे, उन्होंने कहा है वो केस इतना फ्लॉड है कि डज नॉट स्टैंड, उसका जो जजमेंट है उसको ओवरटर्न करने की बात की है। तो आपको लगता है कि ये 6 जजेस साहिबान वाला जो मामला उठा है, इससे ज़ाहिर है पहले भी कहा जा रहा था शायद एक पार्टी को इसका फ़ायदा हो, लेकिन उसमें वो ऐसी काबिल ज़िक्र उन्होंने उसमें पॉइंट आउट की हैं जो गलतियां हुई हैं साइफर वाले केस में। तो आपको लगता है ये ओवरटर्निंग ऑफ केसेस या दोबारा से केसेस का खुलना ये हुकूमत के लिए प्रॉब्लमैटिक होगा? मेरा नहीं ख्याल जी। देखें, जुडिशल प्रोसेस को अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, जो कि अपीलेंट कोर्ट्स में जब केसेस जाते हैं, तो 70-80% केसेस आप स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि जो लोअर कोर्ट्स के फैसले होते हैं वो ओवरटर्न भी होते हैं, वो रिवर्स भी होते हैं, कभी कभी अप होल्ड भी होते हैं। तो वो चूंकि हाई प्रोफाइल केसेस नहीं होते और उनकी एक एक बाल की खाल नहीं खींची जा रही होती, इसलिए वो लोग ओवरलुक कर लेते हैं। तो ये एक जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा है। इन प्रिंसिपल किसी को भी ये जजेस के इस मैटर पे किसी ने भी नहीं कहा कि अगर जजेस को कोई ऐसी धमकी मिली है तो वो किसी ने उसे जस्टिफाई नहीं किया, अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड और अक्रॉस द सोशल डिवाइड। तो अगर ये जजेस की मीटिंग हुई है, और आप देखें कि इसमें कितनी पॉजिटिव बात है कि जो 7 आपने कहा जी, 6 के बजाय 7 में से वन ऑफ देम वो थे कि जिन्होंने उस वक्त उस पर साइन नहीं किए थे। हो सकता है उन्हें उस पर एतराज हो, उसके तरीका कार पे एतराज हो, चूंकि वो एड्रेस टू जुडिशियल काउंसिल भी था, क्योंकि जुडिशियल काउंसिल तो सिर्फ जजेस के कंडक्ट को देखती है। शायद उन्हें कोई टेक्निकल एतराज था, लेकिन आज उनका इकट्ठा बैठना, तो ये एक
पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये उस पॉलिटिकल एवोल्यूशन का और समाजी इर्तिका का एक मैं समझता हूं कि उस अमल का एक कॉन्टिन्यूटी है और इसी तरह कौमें जो हैं वो आगे बालिदगी की तरफ जाती हैं, शऊर का इर्तिका होता है। तो इन सारी चीजों को आप हमें पॉजिटिव सेंस में लाना चाहिए और अगर उसमें कोई मुकदमे में प्रोसिक्यूशन में कुछ फ्लॉज थे तो वो जाहिर है जो सुपीरियर जुडिशरी है, एपलेंट कोर्ट्स हैं, उनके पास कानूनी इख्तियार भी है, आईनी इख्तियार भी है, वो उसे रिवर्स कर सकते हैं और ये जुडिशल प्रोसेस का हिस्सा है। हमें कोई इस पे तफक्करात नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, कोई हमें परेशानी नहीं है। तो इस प्रोसेस को आगे जाना चाहिए, लीगल प्रोसेस को भी। जी जी सर, वक्त मिल ही गया है तो मैंने कहा एक सवाल आपसे और भी कर लूं। मैंने कहा जनरल बाजवा साहब एक मीटिंग उन्होंने की है 2 सहाफ़ियों से, उसमें जो उन्होंने 3 बातें की हैं, कुरान की कसम खा के, अपनी माँ की कब्र की कसम खा कर और ऐसी बड़ी बड़ी कस्में खा कर कि ना तो उन्होंने नवाज शरीफ को बाहर भेजने में उनका कोई किरदार था, ना इमरान खान के खिलाफ जो साजिश हुई उसमें उनका कोई किरदार था, और ना ही ये कि उनको एक्सटेंशन चाहिए थी। सर, इन तीनों चीज़ों में से आपको क्या बात उनकी 100% सच लगती है? देखें, बुनियादी चीज, आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन किसी के कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बुनियादी चीज टाइमिंग होती है। जब आप कोई वक्त पे बात करते हैं तो उसकी बहुत वक़्त होती है, जब वो वक्त गुजर जाता है और उसके बाद उस गड़े मुर्दे को उखाड़ना। अब तो मैं मुहावरे ही बोल सकता हूँ कि शाम गुजर जाए तो लकीर पीटना या स्टॉर्म इन अ टी कप, या मतलब इस किस्म के मुहावरे ही हैं, या गड़े मुर्दे उखाड़ना। अब इट्स इमटेरियल और ही इज गॉन इररेलेवेंट कि अब उनकी इस बात को शायद कोई ज्यादा हेडलाइंस नहीं बनेगी और ये बात की अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश ऑन बोथ साइड्स ऑफ मतलब डिवाइड पे वो जो भी कहना चाहें, लेकिन अब उसकी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। महल हमें आगे की तरफ देखना चाहिए, माजी को बुलाना चाहिए। जो गलत हुआ तो उसका भी आगे अब पॉजिटिव जो है वो डेवलपमेंट मौजूद है और जो अगर ठीक हुआ तो तब भी उसकी अब बाद अज वक्त सताइश की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। कमरुल इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तहम्मुल से बहुत सारी चीज़ों का जवाब दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हम बात कर रहे थे बिफोर द ब्रेक ऑफ कोर्स कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रही है और इस इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से हम बात करेंगे शुएब शाहीन साहब से, जिन्होंने जिनकी पार्टी ने जुम्मे को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया है। वही धांधली वाली बात है। सर, कल बैरिस्टर अली ज़फ़र भी गए थे रजिस्ट्रार के पास, वो मखसूस नशिस्तों वाला केस भी उसकी भी डेट लगवाने के लिए, उसका क्या हुआ? और अब इस सारी मतलब अब हुकूमत चल रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपको लग रहा है ये मुल्क गिर हड़ताल करके कुछ अचीव होगा? देखिए, बात यह है कि इन्वेस्टमेंट तो खैर अल्लाह करे आए, लेकिन इन्वेस्टमेंट कैसे आ सकती है जिस मुल्क में कानून और इंसाफ नाम की चीज ना हो, जिसमें जंगल का कानून हो और जंगल का एक बादशाह के मुंह से निकले हुए अल्फाज जो हैं वो कानून का दर्जा रखते हों, जिस मुल्क में ना इंसाफी तो दूर की बात है, इंसाफ करने वाले जो लोग हैं उनके घर वालों के बेडरूम से अंदर से कैमरे मिलते हैं, उनके ब्रादर निस्बती को जिसको उठाया जाता है उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा के वीडियोस बनाई जाती हैं। उसके अलावा उनको इतना नाराज किया जाता है कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। आज मुनसिफ अपने और अपनी फैमिली के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, जिन्होंने 25 करोड़ आवाम को इंसाफ देना है। देखें, आप अगर 2 काम कर लेना, आप अपने मुल्क के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ट्रस्ट ले लें, आप ओवरसीज का ट्रस्ट ले लें। इस मुल्क में किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है, आपके पास अपनी इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। मगर मसला क्या है? मसला ये है कि जिस मुल्क में निजाम इंसाफ और कानून और जमहूरियत एक तमाशा हो, जहाँ ताकतवर का कानून चलता हो, जहाँ बदमाशी को कानून का दर्जा दिया जाता हो, बावन नगर वाला वाक़या आपके सामने है, उसूल जहाँ दिखते हों, जिस जगह पे इलेक्शन कमीशन, इदारे, निजाम इंसाफ, पुलिस बांदी बन के माफिया के सामने खड़े हो जाएं, तो वहाँ ना तो इन्वेस्टमेंट आया करती है, ना वहाँ रूल ऑफ लॉ होता है, ना कानून की हुक्मरानी होती है। ये देखें, सबसे बड़ी अब एक मिसाल दे देता हूँ। आप सिंगापुर लाहौर शहर से भी आधे से भी छोटा एक मुल्क है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो खुशहाल मुल्क क्यों है? एक चीज है, वो है रूल ऑफ लॉ, एक है कानून की हुक्मरानी। आप देख लें वहाँ कितनी इन्वेस्टमेंट जाती है और हमारे यहाँ क्या आती है।
हमारे यहाँ इतने अच्छे मौसम, इतनी विजिटेशन, इस कदर आपका खूबसूरत मुल्क, लेकिन क्या है मसला ये है कि मुझे, अच्छा आप ये बताएं, जिस मुल्क के सरबराहान और फैमिली मेंबर के पैसे बाहर पड़े हों, बच्चे बाहर हो, इन्वेस्टमेंट बाहर हो, उनको किस मुंह से वो लोगों को कहेंगे कि अपने पैसे इस मुल्क में ले आओ भाई, आए इन्वेस्टमेंट करें। जिनकी प्रॉपर्टीज बाहर, जिनका सबको पता है सागदार की प्रॉपर्टीज बाहर, बच्चे बाहर, नवाज शरीफ की फैमिली सारे शोएब शाहीन बच्चे साहब, फिर भी बाहर, लोग प्रॉपर्टीज ये बाहर। बात मैटर नहीं करती ना, लॉन्ग टर्म सर ये बात मैटर नहीं करती। अब ये देखें, हम आपने ये बात पिछले 13-14 साल से, अब मैं भी सुन रही हूँ, अब ये बात मैटर नहीं करती है। स्टेबिलिटी आएगी, SIFC की बुनियाद की वजह से भी बहुत बेहतरी आई है, ये बात आपको बहरहाल माननी पड़ेगी। लेकिन देखिए, ये आप हुकूमतें अपने आप को कमज़ोर करिए या मजीद स्ट्रेंथन करिए, इसकी बहस हम बाद में कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त आप मुझे बता दें कि अभी जो 6 जजेस वाला मामला है, अब एक और अच्छी खबर है आपके लिए कि जो 6 जजेस वाले मामला है, आज जो एक साथ उसमें ऐड हो गए जिन्होंने दस्तखत नहीं किए थे, आज 7 लोगों ने एक मिलकर मीटिंग की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हम रिस्पांस देंगे, तारजाती रिस्पांस जो बनती है, अगर अभी थ्रेट आया तो वी विल रिस्पॉन्ड टू इट। और तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अबुल हसनात जुल्करनैन साहब जिन्होंने साइफर केस का फैसला दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि बहुत बेज़ाब्तगियां हैं, बहुत सारे फ्लॉज हैं और उन जज साहब को लाहौर वापस भेजना चाहिए और इस केस को दोबारा रीओपन करने की बात भी शायद हो रही है। सो इन ऑल अगर आपको जुडिशरी से एतराज है तो जुडिशरी तो अपने काम ठीक कर रही है ना, आपके पास जुडिशरी का एवेन्यू तो ऑलरेडी ओपन है। तो अगेन मखसूस नशिस्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट आप गए में हैं, आप अपनी वो अपील दायर कीजिए, अपील वो फाइल केस लगवाइए और कीजिए। आपके पास ट्राइब्यूनल्स हैं, चाहे कम हो, आपके पास हर एवेन्यू, जो आप कानून की बात कर रहे हैं वो तो आपके पास पूरा खुला है ना। लेकिन पहली बात तो ये कि क्या अबुल हसनात जुल्करनैन ये जुडिशरी नहीं है? उन बेजमीर जजेस ने जेल में बैठ के जो इंसाफ का कत्ल किया, क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा? उनको सिर्फ वापस भिजवा देना काफी है? क्या उन लोगों ने जो प्रोसिक्यूटर थे उसको इमरान खान का वकील बना के पेश करके तो रात की तारीकी में सजाएं दी गई, क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या जिन्होंने इंसाफ का सबके सामने कत्ल किया, क्या उनके खिलाफ एक्शन कानून के मुताबिक नहीं है? फिर सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी पिटीशन ह्यूमन राइट्स की 1-1.5 साल से पेंडिंग है, हाथ नहीं लगाया उसको। हमारी पिटीशन रिजर्व सीट की पेंडिंग है, हाथ नहीं लगाया उसको। हमारी पिटीशन फॉर्म 45 की जुडिशल कमीशन बनाने के लिए पेंडिंग है, हाथ नहीं लगाया। हमारी पिटीशन 9th वे के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने के लिए पेंडिंग है, हाथ नहीं लगाया किसी ने। मुझे ये बताएं, हमारे खिलाफ फैसला लेने के लिए तो रात की तारीकी में कोटें लगती हैं कि नहीं जी, ये फरिश्ते रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ जो जुल्म, तशद्दुद, बर्बरिया, 3 MPO के आर्डर, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद भी उन्होंने उठाकर जेलों में बंद कर दिए। वो फरिश्ते हैं, उनके जरिए ही इलेक्शन होगा और जो कुछ उन्होंने किया वो सब आपके सामने। वो तो रात की तारीकी में आर्डर हो जाते हैं। लेकिन अब कुछ वही चीजें, वही इदारे ब्लैक शीप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना। शोएब शाहीन साहब, इसको आप पॉजिटिवली भी देख सकते हैं। आप इसका इस्तीफा ले लो, इसको हम बात नहीं करेंगे, इससे हम मुलाकात नहीं करेंगे, इसके साथ बैठना नहीं, इसके साथ मिलना नहीं, मतलब इस तरह से तो मामला नहीं चलते ना। और आज ECL में से जो तमाम जो लोगों की एक लिस्ट निकाली है पूरी काबीना की, सर उसमें भी कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कम से कम कुछ अप्रिशिएट तो करें हुकूमत का कोई अटेम्प्ट। इनको इस बात को अप्रिशिएट करें कि आपने वो जो जमहूरियत का तमाशा लगाया है परसों, जिस तरह आपने वहां ठप्पे लगाए हैं, जिस तरह पुलिस और एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल हुई है, जिस तरह करप्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल हुई है माफिया के लिए, तो हम उसको क्या दोष दें? उनको खुशामदीद कहें, उनको कहें तुमने बड़े अच्छे इक़दाम किए। और जो इंटरव्यू कर रहे थे रिपोर्टर्स और कैमरामैन, उनका क्या कसूर था? उनको उठा करके बंद कर दिया। अगर आपके मुल्क में जमहूरियत एक तमाशे का नाम है, अगर आपके मुल्क में हक की हुक्मरानी और हक की नुमाइंदगी सिर्फ उन चंद अशखास को हासिल है कि जो वो सिर्फ टिक लगा देंगे कि जी इनको लगा लें, फिर जो आसम अली ज़रदारी ने अपनी बेटी के लिए तरीका आज़ाद अडॉप्ट किया, फिर वो आप कर लेते, सबको उठा लेते, बंद कर देते या उनको सबको नायल कर देते और अनअपोज कर देते। फिर आपने ये फॉर्म 45, 47 का तमाशा क्यों लगाया? कहीं तो रुक जाइए, इस मुल्क को जंगल ना बनाइए। जंगल के भी कुछ कवानीन होते हैं, मगर सर तो कहीं तो आप भी मान जाइए, कहीं से तो आप भी आगे बढ़ जाइए, कहीं से तो आप भी आइए। अगर जमहूरियत का तमाशा भी बना है तो वो बैठ के बात करेंगे, तो वो बैठ के बात करें, बताएं उनको जमहूरियत का तमाशा कैसे बनाए। जनाब मैं आपके सामने, आप लोग मैं
سنیں، میں نے 15 دن پہلے عمران خان سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کی تھی کہ بنائیے جوڈیشل کمیشن، تمام ہمارے حلقے جہاں سے ہم جیتے ہیں، جس پہ آپ انگلی رکھیں گے سب کا پہلے آڈٹ کرا لیں اور اس کے بعد باقی آڈٹ کرائیں. لیٹ می میٹر بھی اسٹارٹڈ، اور ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں. لیکن اگر آپ نے قانون کو تماشا بنانا ہے، جمہوریت کو ڈرامہ بنانا ہے، آئین اور قانون کو پاؤں تلے روندنا ہے، اگر آپ نے نظام انصاف کو تباہ و برباد کرنا ہے، معاشی استحکام تو دور کی بات ہے، معاشی تباہی کی دلدل میں دھکیل دیا ہے عام آدمی کو، ان کے جو بجلی اور گیس کے بلز نے ہی کمر توڑ دی ہے، بے روزگاری اس قدر عروج پہ ہے. اگر آپ نے اس طریقے سے امور مملکت چلانے ہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ ہم کس سے بات کریں. میں آج آپ کے توسط سے بات کرنا چاہتا ہوں. آئیں جی، ہم ہر کسی سے بیٹھنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری صرف 2 شرطیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی بالادستی پہ آپ آ جائیں. جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق آپ اس کو تسلیم کر لیں، اور جو حق کے حکمرانی ہے وہ جمہور کا فیصلہ ہے. جمہوریت کا مطلب یہی ہے کہ عوام جو فیصلہ دے گی. اگر آپ نے عوام کے فیصلے کو رول ڈالنا ہے، چند لوگوں کو آپ نے پھر نامینیٹ کر کے ہی لے کر آنا ہے، تو پھر یہ 70 ارب روپے قوم کو کیوں ضائع کیا تھا الیکشن میں؟ کیوں گئے تھے؟ جانا نہیں چاہیے تھا. آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں 1,05,000 ووٹ لے کے، یہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے، سارے آپ کے پولنگ ایجنٹ میں جیتا ہوں، پولنگ اسٹیشن جیتا ہوں، آپ کے سارے رپورٹرز موجود ہیں، ان کی موجودگی میں گنتی ہوئی ہے سب کے سامنے. اور رات کو سارے نے رزلٹ دے دیا میرا، رات 10 ساڑھے 10 بجے تک میرا پورا رزلٹ آ چکا تھا. مگر کٹ پتلیوں کو مسلط کرنا تھا جس نے آدھے سے بھی کم ووٹ لیے، یعنی جس نے 50,000 ووٹ بھی ملے سکا، اس کو اٹھا کر کے آپ نے کٹ پتلیوں کو اندر بھیج دیا. یہ اگر جمہوریت ہے، اس کو ہم کہیں کہ جی چونکہ آپ کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، آپ ہم شوگر ہیں، کیونکہ آپ برہمن ہیں، لہذا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کو تیار ہیں، آ جائیں. مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کا جو حق ہے وہ تو ان کو واپس کرو. آپ جو اس کو وہ حق کے سر نمائندگی دینا عوام کا چاہتے حق، ہیں. سر عوام کے حق کا کس نے کب خیال کیا؟ 2018 تک مجھے مت لے کے جائیں، میں پرانی باتوں میں نہیں جانا چاہتی. میں کہہ رہی ہوں آگے بڑھنے کی بات کریں، آگے بڑھنے کا کوئی طریقہ نکالیں. آپ بتائیں، آپ لوگ تھوڑا سا 2 سٹیپس نیچے آئیں. مطلب میں آگے بڑھنے کے لیے ہر کسی سے بات کرنا چاہتا ہوں. چلے میں ایک شرط پہ آ جاتا ہوں، آئین پہ عمل درآمد پہ آ جائیں. اگر آئین آپ کو نہیں مانتے، قانون کو آپ نہیں مانتے، نظام انصاف کو آپ تماشا بناتے ہیں، تو پھر میں کس سے بات کروں؟ مجھے آپ بتا دیں کس سے میں بات کروں.